नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टीवी पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल व्यूअर्स अशोक वानखेड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल व्यूअर्स अशोक वानखेड़े। कल दिल्ली में बहुत बरसात हुई और एक जगह में पानी भराव के कारण अटक गया, नहीं आ पाया समय पे। वहीं से लाइव करने का प्रयास किया लेकिन नेट कनेक्टिविटी हो नहीं पाई, इसलिए मैं कल का दिन मेरी एब्सेंट लग गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर दिल्ली में जो देश की राजधानी है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है कि थोड़ी सी बरसात होने पे कैसा शहर पानी में डूब जाता है या शहर की रफ्तार रुकती है, ये मैंने देखा। और तथाकथित हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी आज भी हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो रहेगा क्योंकि प्राइवेट हाथ लोगों के हाथ में खेल गया है और ये कुल मिला के एक व्यापार है। व्यापार में जब तक आप मांग और पूर्ति में बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक ये चीज़ें होती रहेगी। फिलहाल कल के लिए एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। शायद ये प्रोग्राम शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम मैं कर नहीं पाया। आज राजीव गांधी की 76वीं जयंती है। आदरांजलि अर्पण करते हैं, नमन करते हैं उस महान शख्स को कि सबसे युवा आयु में वो देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बने, वो अच्छी सोच भी लेके आए। आज यदि मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ और ये इंटरनेट और कंप्यूटर और ये सारा जो नई नई दुनिया जो खुली है ये हमारे लिए, ये सारी राजीव गांधी की देन है। मैं जानता हूँ कि जब वो कंप्यूटर लेके आए थे भारत में, कंप्यूटर का कंसेप्ट लेके आए थे भारत में, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था भारत में, तो बहुत उनको भला बुरा कहा गया था। लेकिन आज उसी कंप्यूटर के बदौलत लोग सत्ता में भी है, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और उसने पूरी ज़िंदगी बदल दी है। उसके बाद 18 साल के उम्र में वोटिंग राइट देना या पंचायती राज, गांव के अंतिम जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट होता है पंचायत, उनको अधिकार देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट में हो, ये बहुत सारी चीज़ें राजीव गांधी करके गए हैं। आज उन्हें याद आता है ये सारी चीज़ें करने के बाद, लेकिन वो अच्छे राजनीतिज्ञ थे। आज के समय में राजीव गांधी आज की जो परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कहूँ तो वो एक नाकाम नेता साबित हो जाते। किसी के जाने के बाद बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं यदि आपको कहूँ क्यों, क्योंकि वो सच्चाई बोलने के लिए जाने जाते हैं। ये वही राजीव गांधी है जिन्होंने ये कहा था कि यदि केंद्र 1 रुपया भेजता है तो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जाते जाते, अंतिम व्यक्ति तक जाते जाते मात्र वो 16 पैसे रह जाता है। इसका मतलब 84 पैसे का गबन बीच में होता है। ये सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा सीना चाहिए। सिर्फ सीना बोलने से बड़ा नहीं होता। आज सच्चाई बोलने वाले नेता है कहाँ? आज हमारे यहाँ से 1 रुपया जाता है, कितना पहुँचता है ये बात तो सोचने की है ही नहीं, क्योंकि जो बोला जाता है वो यहाँ से भेजा ही नहीं जाता, तो जाएगा कहाँ? कई उदाहरण एपिसोड में मैं दे चुका हूँ आपको। राजीव गांधी के बहाने फिर कांग्रेस की बात करते हैं। कल माध्यमों ने प्रियंका गांधी का एक जिक्र किया, एक इंटरव्यू का, जो उन्होंने 2019 के चुनाव के बाद दिया था। किसी लेखक ने किताब लिखनी चाहिए थी कि भविष्य के राजनीतिज्ञ कौन होंगे। उन्होंने आदित्य ठाकरे का भी इंटरव्यू लिया, उसमें प्रियंका गांधी का भी इंटरव्यू लिया। उस साक्षात्कार में तब के अनुसार जब ये प्रश्न पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो अध्यक्ष पद त्याग रहे हैं और अब वो गांधी परिवार का कोई आदमी अध्यक्ष पद पे नहीं आएगा, तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, यदि राहुल जी ऐसा कहते हैं तो ऐसा होना चाहिए। कोई गैर गांधी नेहरू परिवार का, हमारे परिवार से अलग भी कोई आदमी पार्टी के बागडोर संभाल सकता है और यदि उनको ज़रूरत पड़ी तो हम तो उनके अंडर भी काम करने को तैयार है। ये उस संदर्भ में तब कहा गया इंटरव्यू को आज कोट करके उसकी हेडलाइन बनाने का प्रयास कुछ नेताओं ने किया। क्योंकि मैंने जब पहले भी कांग्रेस के बारे में बहुत हमने विश्लेषण किया, अभी जो राजस्थान में जो ड्रामा हुआ उसके बाद 3 लोगों की कमेटी बनी है, उसमें वेणुगोपाल है, अहमद पटेल है, उसमें अजय माकन है। ये लोग जाएंगे, ये लोग देखेंगे वहाँ की स्थिति क्या थी। लेकिन राजस्थान की ये पूरे नाट्य पे पर्दा पड़ने के बाद भी कांग्रेस में संघर्ष खत्म नहीं हुआ। जब तक राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे तब तक ऐसा संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में पहले पुराने और नए का विवाद था
अब कांग्रेस में पुराने, नए और बीच वाले ऐसे 3 विवाद हो गए हैं, 3 गुट हो गए हैं। जो पुराने हैं, जो अहमद पटेल के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके बगैर कांग्रेस चल नहीं सकती। राहुल जी आप अध्यक्ष बनिए, लेकिन दुकान हम ही चलाएंगे, हम ही संभालेंगे। वो इस प्रयास में लगातार ये इंडिकेशन देते हैं। वो पुराने राजनीतिज्ञ है, पुराने चावल है, वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। राहुल गांधी जब सत्ता में जब अध्यक्ष पद जब लिया था उन्होंने, या जब कांग्रेस में सक्रिय हुए थे उपाध्यक्ष पद पर भी, उन्होंने एक अपनी युवा टीम बनाई थी। दुर्भाग्य से वो सारी राजकुमारों की टीम थी। उन राजकुमारों में यदि आप देखेंगे तो सचिन पायलट भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया था, मिलिंद देवड़ा थे, प्रिया दत्त थी, जितिन प्रसाद थे, आरपीएन सिंह थे, ऐसे तमाम लोग थे। ये वो लोग, कुछ लोग साइड से जुड़े हुए थे, जैसे रणजीत सुरजेवाला भी है, उसमें उनका नाम आता है। ये तमाम लोगों ने ये सोचा कि राहुल हमारा एक दोस्त है, तो यदि वो दोस्ताना संबंधों के तहत वो जो हाईकमान वाला जो गैप था वो ख़त्म हो गया था। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पप्पू ये इमेज प्रोजेक्ट करने में उन्हीं के मित्रों का बहुत हाथ है। जब उन्होंने देखा कि राहुल अध्यक्ष बन ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या करना, सब ने अपना अपना दांव फेंका। ज्योतिरादित्य का दांव सक्सेस हो गया, वो बीजेपी की सरकार बनाने में सक्षम हो गए, वो बीजेपी चले गए। बीजेपी में अब आने वाले समय में वो क्या बनते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन सचिन का दांव बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि वहाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दिग्गी राजा मददगार साबित हुए ज्योतिरादित्य को। भले ही वो बताते रहे कि हम सरकार बचा रहे हैं, लेकिन वो सरकार गिराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। यहाँ पे राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं थी। राजस्थान में अविनाश पांडे सेनापति बने हुए थे और अशोक गहलोत ऐसे मंजे हुए नेता थे कि जिन्होंने सचिन पायलट को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो कुछ लोग थे, जो अभी नए लोग जो जुड़े हैं, जैसे वेणुगोपाल जुड़े हैं, रणजीत सुरजेवाला आज भी बताता है कि वो बड़े नज़दीक है राहुल गांधी के। राहुल गांधी के कौन नज़दीक है कौन दूर है ये कोई बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के यहाँ टोटल कन्फ्यूजन है। ऐसी स्थिति में बाहर भले ही ये खबरें जाती होगी कि राहुल बहुत नाराज़ है सचिन से, सब कुछ है, इतना होने के बावजूद भी बगैर सचिन के सरकार जब टिक सकती थी, और सचिन का विद्रोह ये पहली बार विद्रोह नहीं था। सचिन ने राज्यसभा के समय भी विद्रोह करने का प्रयास किया था, और उसकी सारी रिपोर्टिंग जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो अविनाश पांडे थे, इन्होंने लगातार केंद्रीय नेतृत्व को दी थी। केंद्रीय नेतृत्व उसको मान भी रहा था। लेकिन जब जब अविनाश पांडे ने वहाँ सच्चाई बयान करने का प्रयास किया, तब तब ये यहाँ से जो ऑब्जर्वर जाते थे, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे फिर वेणुगोपाल हो, जो भी हो, ये लोग लगातार, इनको भी अपना डर था कि कहीं अविनाश पांडे का स्ट्रेचर बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए वो बार बार ये बताने का प्रयास करते थे कि ये कोई खास हाइप किया हुआ मामला था, ये सचिन का डर कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जब सचिन ने विद्रोह किया, जब 1-1.5 महीने तक सरकार टंगी रही, बहुत संघर्ष चला, कहीं ना कहीं गांधी परिवार को भी बीच में आना पड़ा, ये सब कुछ होने के बाद भी फिर भी ये बताया गया कि ये सचिन इतना बुरा नहीं है जितना अविनाश पांडे कहते हैं, इसलिए अविनाश पांडे का बलि दिया गया। अविनाश पांडे का यदि आप पूरा चरित्र देखें, जब से अविनाश पांडे राजनीति में आए, यानी सिवाय से लेके आज तक, तो वो कभी राजीव गांधी के लॉयल रहे हैं, कभी सोनिया गांधी ने उनको पिकअप किया है। वो हमेशा परिवार से लॉयल रहे हैं। और परिवार से लॉयल रहने का मतलब ये नहीं कि राजीव गांधी के समय तो ये था कि राजीव गांधी की लॉयल्टी से, जब राजीव गांधी का हाथ साथ में था तो उन्होंने शरद पवार जैसे और वसंतदादा पाटिल जैसे लोगों का लोहा लिया महाराष्ट्र में, और अपनी जो स्थिति थी वो बता भी दी। एक जगह पे किसी कारण पार्टी के कार्यकर्ता को लेके या कुछ स्वतंत्र सेनानियों का अपमान होता ये देख के जो झगड़ा हुआ, उसमें उनका हाथ उड़ गया कलेक्टर के ऊपर, और उसके बाद शरद पवार तब कांग्रेस में थे, उन्होंने ये व्यवस्था की कि इनका पूरा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाए। उसके बाद भी वो काम करते रहे। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के लॉयल लोगों में से एक करके अविनाश को उठाया। कभी राज्यसभा के टाइम पे जब शरद पवार ने प्रॉमिस किया कि कांग्रेस के उम्मीदवार को मतदान करेंगे, ऐसे टाइम पे शरद पवार विदेश चले गए और पीछे से राहुल बजाज को खड़ा कर दिया, वो चुनाव हार गए। ऐसे कई जगह पे अविनाश पांडे ने मार खाने के बाद भी वो परिवार से जुड़े रहे। इसमें भी कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ गए। अविनाश पांडे इमोशनल आदमी है और राजनीति में दिल से नहीं दिमाग से काम होता है, ये अभी तक वो समझ नहीं पाए, इसलिए उनका हश्र ऐसा ही होना था और ऐसा होता रहेगा। आज वो नागपुर के लिए, शायद अब नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उनको अपने भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है राजस्थान की, क्योंकि जिस सचिन को आपने वापस लाया
वो सचिन चुप बैठने वाला नहीं है। कहा जाता है, चर्चा जोरों पे है, ये मैं अभी अधिकार रूप से नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी और सचिन के बीच में कोई 300 करोड़ रुपए का डील हुआ है, आदान प्रदान हुआ है सत्तांतर को लेके। वो 300 करोड़ रुपए वापस होने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो 300 करोड़ रुपए को जस्टिफाई करने के लिए आपको विद्रोह करते ही रहना पड़ेगा। पार्टी के बाहर रह के कुछ नहीं कर पाएंगे, पार्टी के अंदर रह के पार्टी को अच्छी तरह से तोड़ पाएंगे। इस नीति के तहत यदि वो काम करेंगे तो अभी देखना है कि काम कैसा होगा। और मैं ये आशंका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सचिन को राहुल गांधी की मुलाकात के तुरंत बाद सचिन ने जो वक्तव्य दिया वो लगातार अशोक गहलोत के सरकार के खिलाफ था। उसके बाद वेणुगोपाल को ये कहना पड़ा कि कोई नहीं अपना स्वागत करवाएगा, ना कोई मीडिया में जाके कोई बात करेगा, मंथन बहुत हो गया, अब बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ सरकार चलाई जाएगी। इसके बावजूद कहीं ना कहीं उन्होंने टोंक में बहुत बड़ा स्वागत करवाया, जयपुर में स्वागत करवाया। अब ये बार बार ये जब माकन ने जो प्रभारी बने हैं वो पूरे प्रदेश में चक्कर काटेंगे, दोनों तरफ से अपना शक्ति परीक्षण होगा, ये सारी तमाम बातें कांग्रेस को कमज़ोर ही करेगा। और वहाँ अभी फिलहाल बीजेपी भी कमज़ोर है, ये अशोक गहलोत का एक सौभाग्य है, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बीजेपी के 4 एमएलए हाउस में नहीं थे। इसके लिए बीजेपी ने अब इंक्वायरी ऑर्डर की है। बीजेपी व्हिप जारी करने में डर रही थी क्योंकि उनको मालूम था उनके कुछ एमएलए साथ नहीं देंगे। वसुंधरा का फैक्टर बीजेपी में बहुत मायना रखता है। वसुंधरा गई गुजरी हालत में भी 30-32 लोगों को लेकर यदि अलग होती है तो वहाँ बीजेपी के लिए संकट होगा। राजस्थान में तीसरे पार्टी की जगह नहीं है, लेकिन वसुंधरा यदि महारानी है, लोकल है, उसकी पुरानी पकड़ है, पैसा भी है, इन तमाम चीज़ों के साथ यदि महारानी बीच में उतरती है तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी। कांग्रेस, एनसीपी, सेना जो वहाँ मिक्सअप हो रहा है। और महाराष्ट्र में जब से शरद पवार गए तब से कांग्रेस कभी एब्सोल्यूट अपनी मेजॉरिटी पे सरकार नहीं बना पाई। शरद पवार इतने बड़े क्षेत्र पे बहुत बड़ा दम भरते हैं, लेकिन वो कभी 70 से ज़्यादा 75 से ज़्यादा लोग जितवा के नहीं ला पाए। सेना और बीजेपी साथ में थे, लेकिन फिर वो टूटे। कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने बीच में वो रोल नहीं प्ले किया जिससे सरकार बन सकती थी। ये तमाम बातें हैं। आने वाले समय में राजस्थान में कई सालों से मैं कहता हूँ, शेखावत जी के समय से, भैरव सिंह शेखावत जी के समय से राजस्थान में सरकारें हमेशा इंडिपेंडेंट या जनता दल या बीएसपी ऐसे जो लोग थे इनको भरोसे हुआ करती थी। वो क्षेत्रीय क्षेत्र अब जो है ये उनका रोल है। यहाँ पे भी जो 10 लोग इंडिपेंडेंट है ये कांग्रेस ही है, ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के ही लोग हैं जो इंडिपेंडेंट करके चुनाव जितवा के लाए, ताकि समय आने पे अशोक गहलोत के लिए वो बोले और अपनी मेंबरशिप भी मेंटेन करे। ये तमाम राजनीति है। इतने क्लिष्ट राजनीति में राहुल गांधी अपना रास्ता कहाँ निकालेंगे ये देखने की तरफ है। सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, ऐसा कोई गुट नहीं है कांग्रेस में जो नहीं चाहता, लेकिन उसके साथ एक राइडर होता है। अहमद पटेल एंड ग्रुप जो है वो कहता है कि राहुल जी ही अध्यक्ष बने, लेकिन फिर पार्टी हम संभालेंगे क्योंकि जैसे कि हम पहले संभालते आ रहे हैं। दूसरी ओर जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि राहुल जी आप जब मना ही नहीं है तो आप मोदी जैसा चेहरा बन के पार्टी को पूरे प्रदेश में आप भ्रमण करें, पार्टी को आगे बढ़ाएं, और जैसे कि वहाँ पे अमित शाह पार्टी संभाल रहे थे, यहाँ सचिन पायलट पार्टी संभाले अध्यक्ष पद के तौर पे। वो ये नए लोगों का, क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी जो दुकानदारी है, हम समकक्ष है राहुल के, राहुल हमसे नीचे है, कई बार ये भी सोचते हैं वो, तो वो अपनी जगह ढूंढने के प्रयास करते हैं। लेकिन बीच में जो कुछ लोग हैं वो जो एक बीच की पीढ़ी है जिसमें जैसे सुरजेवाला है, वो नए में भी नहीं है, पुराने में भी नहीं है, वो बीच में कहीं ना कहीं अपना जगह ढूंढते हैं। तो ये लोग जो है वो लगातार, मनीष तिवारी जी है, आनंद शर्मा है, ये कैटेगरी के लोग हैं, शशि थरूर है, ये लोग देख रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो पार्टी डुबा दी, ये जो नए लोग हैं वो गद्दार साबित हुए, तो फिर हमारे जैसे लोगों को साथ लेके क्यों नहीं राहुल चलते। ये तमाम लोग अपना अपना खेल सामने रख रहे हैं, अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। इसी चाल के तहत ये इंटरव्यू, जो पुराना इंटरव्यू था, वो नए कलेवर में मीडिया में छपवाया गया। हालांकि कांग्रेस ने ये बता दिया कि ये बहुत पुराना तब का इंटरव्यू था, संदर्भ तब के थे, और राजनीति में संदर्भों के हिसाब से, समय के हिसाब से किसी भी वक्तव्य को तोला जा सकता है। यदि प्रियंका गांधी ने तब कहा कि यदि राहुल कहते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे और गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बने तो क्यों नहीं बनना चाहिए, यदि राहुल जी चाहते तो बन जाए, हम भी उनके अंदर काम करने के लिए तैयार है यदि वो चाहते हैं तो, ऐसा उन्होंने तब कहा था। लेकिन अब यमुना में बहुत पानी बह चुका है। अब CWC ने भी तय कर लिया था कि नहीं, सोनिया गांधी जी भले ही बीमार है लेकिन अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे आए,
फिर गांधी परिवार के बीच में ही आए। एक बात सत्य है कि चाहे कितना भी परिवारवाद को आप गाली दो, लेकिन कांग्रेस में गांधी परिवार ही एक सीमेंटिंग फैक्टर है जो इस पार्टी को होल्ड करके रखा हुआ है। जिस दिन ये परिवार पार्टी से अलग जाएगा, ये पार्टी कई टुकड़ों में बट जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कांग्रेस है क्या। हर प्रदेश में 3-3 जगह पे कांग्रेस टूटने के चांसेस है। कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है और विपक्ष मजबूत होना ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन फिर राहुल गांधी को देखना है। राहुल गांधी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि राहुल गांधी को एक अपना चश्मा भी बनाना होगा, जिसके थ्रू जिस चश्मे से वो पार्टी में होने वाली गतिविधियों को देखेंगे। राहुल गांधी जिसको साथ में रखते हैं उसका चश्मा पहन के देखते हैं, और वो इंसान अपना चश्मा उनके चेहरे पर चढ़ा के उनको दिखाता है कि स्थितियाँ ये हो रही है। यही कारण है कि इतने लगातार कभी अलंकार सामने थे तो कभी कोई सिंह साहब सामने थे, तो लगातार चश्मे। अभी फिलहाल वेणुगोपाल अपना चश्मा लिए केरल से आए हैं, वो चढ़ा के बैठे हैं। वेणुगोपाल का भी चश्मा कब उतरेगा, क्योंकि उनके खिलाफ भी बहुत कंप्लेंट है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। राहुल गांधी जब तक अपना खुद का चश्मा बना के इस पार्टी को नहीं देखेंगे, तब तक इस पार्टी में ऐसा ही घमासान चलता रहेगा। आशा है कि नवरात्र, जैसा कि कहा जा रहा है, कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नवरात्र के आसपास, दशहरे के आसपास यदि राहुल गांधी फिर अध्यक्ष बनते हैं तो वो इस बार कम से कम सबकी सुनेंगे, अपनी मन की कहेंगे। ऐसा नहीं कि जिसकी सुनेंगे उसकी कहेंगे। और जो लॉयलिस्ट है पार्टी के, जो ये है बचे कुचे है, पीछे है, मैं अविनाश पांडे की बात नहीं करता, क्योंकि ये मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लग सकता है, क्योंकि मैं विदर्भ से आता हूँ, अविनाश पांडे विदर्भ से आता है। लेकिन मैं सही बात कहूँ तो अविनाश पांडे जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मैं कभी व्यक्तिगत रूप से उनको मिला भी नहीं। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अविनाश पांडे ने जो उसका करियर बर्बाद किया शरद पवार ने, सिर्फ ये बोल के कि इन्होंने एक IAS अधिकारी पे हाथ उठाया, वो हाथ उन्होंने व्यक्तिगत काम से नहीं उठाया था। कोई उनका लाइसेंस कोटा परमिट नहीं था, या कोई टेंडर उनको लेना नहीं था। स्वतंत्र सेनानियों का कुछ सर्टिफिकेट मिलना था। वो पिछले 3 दिन से कलेक्टर के ऑफिस में चक्कर काट रहे थे। कलेक्टर साहब उनको 48 डिग्री टेम्परेचर में बाहर बिठाए रखे थे 3-3 घंटे। जब अविनाश पांडे को पता पड़ा, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो बोलने गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कलेक्टर ने उनको कहा कि यू कांग्रेसीज, यू बोफर्स गाइज डोंट टॉक टू मी। जब उन्होंने बोफर्स शब्द का जिक्र किया तो इन्होंने युवा कांग्रेस और अविनाश पांडे जाने जाते हैं जिसके लिए, उन्होंने उठा के एक लपड़ जड़ दिया और खूब वहाँ पिटाई हुई। उसके वजह से पूरे देश में एक मैसेज गया कि अविनाश पांडे बहुत एग्रेसिव है, और उन्होंने अधिकारियों के एसोसिएशन ने कुछ बोला और उनको ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया। ये उनके साथ हुआ। लेकिन अविनाश पांडे आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी उनको लगता है कि मेरा कर्तव्य गांधी परिवार के प्रति है, क्योंकि गांधी परिवार के प्रति यदि वो कर्तव्य बनाएंगे तो कांग्रेस बचेगी। एक बार मैंने उनको फ़ोन पे, जब इसी क्राइसिस में मैंने इनको कहा था कि आप दिमाग से राजनीति क्यों नहीं कहते, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि गांधी परिवार है तो कांग्रेस है, इसलिए मैं गांधी परिवार के प्रति लॉयल हूँ, मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस बनी रहे। फिलहाल सचिन पायलट का विद्रोह ये चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो तकलीफ देगा। जिस पठान ने ये पैसा दिया है, वो पठान उस पैसे का ब्याज या पैसा वापस चाहेगा, और पैसा वापस चाहने का मतलब है आपको 30-35 MLA का जुगाड़ करना पड़ेगा, या हम कर रहे हैं ऐसा दिखाना पड़ेगा। ये तमाम बातें आने वाले समय में राजस्थान में सरकार अनस्टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उधर अब जादूगर है, उस जादूगर ने, उसके पास जो वाटर ऑफ इंडिया, जो जादू के खेलों में आप देखते हैं एक मटका होता है, और हर एक खेल के बाद वो उस मटके से पानी निकालता है, उसको बोलता है वाटर ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरे शो में उस मटके का पानी खत्म ही नहीं होता। वैसा एक मटका वसुंधरा के रूप में अशोक गहलोत के पास है। जब जब संकट आता है उस मटके से वो पानी निकालने की कोशिश करता है, और राजस्थान में अपनी सरकार बरकरार रहते हैं। आज कांग्रेस पे ये जो अंदरूनी लगातार जो घमासान है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। राजीव गांधी को फिर से एक बार याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। राजीव गांधी आज होते तो शायद राजनीति इस देश की कुछ और होती, क्योंकि सच्चे राजनीतिज्ञ बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो सच्चाई उनमें थी। आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं उनके बदौलत। 18 साल का युवा आज यदि मतदान कर रहा है तो उनके वजह से। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आज भी हम कहते हैं कि इस देश के किसानों को बचाना हो तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ानी पड़ेगी। राजीव गांधी के जाने के बाद वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कंसेप्ट ही खत्म हो गया था। आशा है कि नई सरकार, जैसे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने फूड प्रोसेसिंग को इम्पोर्टेंस दिया, वो इम्पोर्टेंस यदि धरातल पर उतरे तो शायद किसान का भी भला होगा। आज फिर एक नई बात सामने आई है कि इंदौर, सूरत, नई मुंबई, ये पहले 3 शहर है जो स्वच्छता अभियान में सामने आए हैं। इंदौर ने लगातार अपना जो नंबर है वो बरकरार रखा है। इंदौर का जो स्कोर है मैं आपको बता दूं, इंदौर में इस बार
5,647.56 यानी 5,647.56 पॉइंट्स लिए नंबर 1 पोजीशन पे रहा। ये चौथी बार है इंदौर लगातार नंबर 1 रहा स्वच्छता अभियान में। मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ क्योंकि मेरी इंदौर कर्मभूमि रही है। उसके बाद सूरत आता है। सूरत ने 5,519.59 पॉइंट लिए, 5,519.59 पॉइंट्स, और दूसरे नंबर पे है। सूरत यदि नंबर 2 पे स्वच्छता पे आता है तो ये वाकई मानने लायक है क्योंकि सूरत एक ज़माने में किस प्रकोप से निकल रहा था सारी दुनिया जानती है। नवी मुंबई ये मुंबई से सटा हुआ शहर है, कोंकण का हिस्सा है। लेकिन न्यू बॉम्बे यदि तीसरे नंबर पे आता है तो मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता। क्यों कि नई मुंबई जो है वो नया बसावट है, नई बसाहट, नए रोड। मुंबई के कुछ क्षेत्र है नई मुंबई के, आप खारघर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप विदेश में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी चौड़ी सड़कें और ऐसा रखरखाव है क्योंकि नया बॉम्बे नए तरीके से, जो बॉम्बे कंजेस्टेड है उससे खुला खुला बम्बई उन्होंने बसाया है न्यू मुंबई के नाम से। वहाँ 5,467.80 उनका स्कोर रहा, 5,467.80 ये स्कोर मुंबई का रहा, न्यू मुंबई का। इंदौर मेरी कर्मभूमि रही है। मुंबई में वर्तमान में हम पूरे वानखड़े परिवार का एक ही घर है और वो नई मुंबई में है। हम जो 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से एक भाई का घर मुंबई, नई मुंबई में है और वही हमारा सबका परमानेंट एड्रेस है क्योंकि अभी भी हमारा जॉइंट परिवार है। ऐसे में नई मुंबई का वर्तमान में परमानेंट एड्रेस मेरा है तो उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे इंदौर है, वो मेरी कर्मभूमि है। कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। सूरत से भी अभी मेरा उतना व्यक्तिगत रूप से परिचय नहीं हुआ, लेकिन सूरत को भी बधाई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, स्वच्छता महात्मा गांधी के इस अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन स्वच्छता मात्र शहर स्वच्छ होने से नहीं होता, शहर की गंदगी निकालने से नहीं होता। इंदौर, सूरत, नई मुंबई, यहाँ यदि क्राइम रेट कम हो जाए, क्योंकि इंदौर में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, सूरत में भी क्राइम रेट है और नई मुंबई में भी क्राइम रेट है, क्राइम रेट यहाँ कम हो जाए तो लगेगा कि सिर्फ हमने अपना पर्यावरण, अपने आसपास की चीज़ें, अपने रास्ते, हमारा शहर साफ नहीं किया, कहीं ना कहीं हमारा मन और दिल भी साफ किया है। जहाँ मन और दिल साफ होगा वही महात्मा गांधी को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी स्वच्छता अभियान के तहत। इन तीनों शहरों को एक बार से फिर से बधाई। इन तीनों शहरों को लोगों को हाथ जोड़ के विनंती, आपने शहर तो साफ किया, वहाँ पे स्वच्छता लाई, ऐसी स्वच्छता अपने दिलों में लाइए, अपने मस्तिष्क में लाइए, ताकि वहाँ क्राइम रेट और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी एक सामाजिक ताना बना बहुत बेहतरीन बन के उभर के आए। आज इतना ही। कुछ सवाल जो है, एक सवाल लाउडली पूछूंगा। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, सीबीआई सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए हरी झंडी दे दी है और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई अब इंक्वायरी करेगी। महाराष्ट्र सरकार को बोला गया है कि आप सीबीआई को सपोर्ट करेंगे। साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार और मुंबई दोनों पुलिस के कार्यक्षमता पे उनको शाबाशी दी है कि दोनों ने अच्छा काम किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, यदि वाकई उन्होंने अच्छा काम किया है तो फिर सीबीआई की इंक्वायरी क्यों? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय शायद अपने निर्णय में किसी को नाराज़ करना नहीं चाहता था, तो एक तरफ केंद्र सरकार को खुश कर दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी जो उन्होंने ऑर्डर की वो सही है। दूसरे ओर पटना पुलिस को कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ताकि पटना पुलिस बुरा नहीं माने, और महाराष्ट्र पुलिस को कहा कि आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि सुशांत राजपूत केस में आपने बहुत अच्छा काम किया था, फिर भी सीबीआई इंक्वायरी ज़रूरी है। ये समझ के परे है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ही बता पाएगा। मैं इसमें नाराज़गी भी जाहिर नहीं कर सकता, मैं इसमें असहमति भी जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं रोज़ आपके लिए प्रोग्राम कहूं। यदि मैं असहमति या नाराज़गी व्यक्त करूंगा या इसकी ज़्यादा विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा तो मैं अपने आप को तिहाड़ में पाऊंगा, क्योंकि फिर सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि आपने हमारी अवमानना की है। लेकिन उस बिहार में जो विजयोत्सव मनाया गया सीबीआई की इंक्वायरी पे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, उस बिहार के नेताओं को मेरा एक छोटा सवाल है, और सवाल थोड़ा लाउडली है, और लाउडली जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ तो वहाँ पे करीब करीब 16 ज़िले हैं, 1232 बिहार के 16 ज़िले के 1232
1232, बिहार के 16 जिले, 1232 पंचायत और 74 लाख लोग आज पानी के नीचे है, बाढ़ से प्रताड़ित है। सर पे छत नहीं, सरकार ने टारपोलिन या पॉलीथीन दिया है। सरकार ने 6,000 रुपये की घोषणा की है मदद की, और 2 किलो चिड़वा, जिसे हम पोहा कह सकते हैं और राइस फ्लेक्स कह सकते हैं इंग्लिश में, ये मदद की है। तो उन 74 लाख लोगों के लिए हमारे मन में दया है। हम चाहते हैं कि उनका भी भविष्य ठीक हो। हम चाहते हैं कि जितना सीबीआई इंक्वायरी के लिए एक सपूत था बिहार का, मुंबई में उसकी आत्महत्या होती है, उसे आत्महत्या के लेकर एक बड़ा एक बहस छिड़ती है, उसके लिए जो बिहार सरकार ने जितनी तत्परता से और जितने दिल से ये केस उठाया और सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाके उसका सीबीआई की इंक्वायरी करवाई, जो चाहते थे वो करवाया। ऐसा ही यदि इन 16 जिलों के 1200 के पंचायत और 74 लाख लोगों के प्रति भी यदि आपके दिल में कुछ जगह हो तो उनके लिए भी कुछ कीजिएगा। 2 किलो चुड़वे, 6,000 रुपये और सर पे पॉलीथीन से काम नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा भविष्य पानी में बह गया है। और ये आज नहीं, ये सालों से हो रहा है। देश आज़ाद हो गया तब से हो रहा है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार भी पिछले कई सालों से सत्ता में हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कई सालों में सत्ता में है। बीच में टेक्निकली कुछ दिनों के लिए नहीं थे, लेकिन जैसे कि आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी की वो स्टाइल है कि जहां वो चुनाव हारते हैं वहां फिर वो सत्ता में आ जाते हैं। वैसे फिर सत्ता में बिहार में आ गए। इन सत्ताधारियों को, ये सत्ताधीशों को उन 74 लाख लोगों के प्रति भी जवाबदेही है। एक सुशांत सिंह राजपूत एक तरफ है, 74 लाख लोग एक तरफ है। एक को आपने न्याय दिलवाया, उन 74 लाख लोगों को न्याय दिलवाए, ऐसी अपेक्षा है। सवाल उठा रहा हूँ, लाउडली उठा रहा हूँ, लाउड इंडिया टीवी पे हूँ। आज इतना ही, कल आऊँगा किसी और सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।